भारत अमेरिका ट्रेड रिलेशन एक बार फिर से पटरी पर लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप सरकार के प्रमुख पक्षकार ब्रेंडन लिंच दिल्ली में हैं और उन्होंने अपने भारतीय समकक्ष राजेश अग्रवाल से बंद कमरे में दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों पर सकारात्मक बातचीत की। इस बातचीत के नतीजे क्या हैं ये तो अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरह से एक तरफा ट्रंप सरकार ने भारत के ऊपर टैरिफ इंपोज किया, उसके कारण दोनों ही देशों के व्यापारिक संबंध बेपटरी हो गए थे, लेकिन ट्रंप के पहल के बाद ही वो एक बार फिर से पटरी पर लौटने की गुंजाइश तलाश रहे हैं और इसकी शुरुआत इस बातचीत के जरिए हो चुकी है। भारत अमेरिका आगे अपने व्यापारिक संबंधों को नया शेप देंगे, वो शेप क्या होगा उसका अभी इंतजार करना होगा, लेकिन इसकी शुरुआत दिल्ली में हो चुकी है। पुलिस विकास झा के साथ मनोरंजन कुमार, न्यूज स्टेट यूपी उत्तराखंड। ईडी ने अवैध बैटिंग एप्लीकेशन के खिलाफ सबसे बड़े जंग की शुरुआत कर दी है, जिसमें 22 सितंबर को सबसे पहले रॉबिन उथप्पा को बुलाया जाएगा, जिसके बाद नंबर आएगा क्रिकेट के सबसे बड़े स्टार्स में से एक यानी युवराज सिंह का 23 सितंबर को। 24 सितंबर को अभिनेता सोनू सूद को भी सम्मन भेजा है। प्रबंधन निर्देशालय ने इससे पहले सुरेश रैना से लेकर के और कई बड़े नामचीन क्रिकेटरों से पूछताछ हो चुकी है। मिमी चक्रवर्ती यानी टीएमसी सांसद से भी पूछताछ हो चुकी है। यानी अब ईडी ने मन बना लिया है कि ऑनलाइन बैटिंग एप्लीकेशन से लेकर के मनी लॉन्ड्रिंग और पूरी तरीके से इसके नेक्सस को तोड़ दिया जाए और इसके लिए ही लगातार नेताओं, अभिनेताओं और क्रिकेटरों से पूछताछ का सिलसिला जारी है। कैमरा सहयोगी जयराम यादव के साथ राहुल डबास, न्यूज स्टेट दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेमेंट ऐप यानी कि अगर हम बात करें फोन पे की या फिर अमेजॉन पे की बात करें, पेटीएम की बात करें, इनके 32 पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए एक नए दिशा निर्देश जो है वो जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश तुरंत और तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएंगे, जिसमें लाइसेंसिंग नियमों का भी हवाला दिया गया है और 6 महीने के अंदर अंदर इसको लागू किए जाने की बात भी कही गई है। अगर कोई पेमेंट एग्रीगेटर जो है वो नियम नहीं मानता तो ऐसे में उनके खिलाफ जुर्माना भी लगाया जाएगा और उनको चेतावनी भी दी गई है कि इन सभी नियमों का पालन करना अब बहुत जरूरी होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ हरीश झा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 22 सितंबर से जीएसटी की जो नई रेट्स लागू होने जा रहे हैं उसको लेकर के अब तमाम उत्पादों की लिस्ट सामने आने लगी है। खाने पीने के उत्पाद पर भी कहीं ना कहीं जीएसटी का प्रभाव पड़ा और 5% से लेकर के वो जो 0% हुई है उसमें रेट कटने कम होने की संभावना अब देखी जा रही है। खासतौर पे घी, पनीर, मक्खन, इसके अलावा चीज़ जो है उनके दामों में इसका असर साफ तौर पे देखा जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं घी की। अगर आप घी का पैक लेते हैं जो कि अभी 750 रुपये के करीब जो है आ रहा है, वो कहीं ना कहीं 750 से घट करके सीधे 720 रुपये तक हो जाएगा। दूध की अगर हम बात करें, दूध का टेट्रा पैक जो है जो 77 रुपये का मिलता है वो 75 रुपये का हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप घी के बाद पनीर देखें या चीज़ देखें, उनके रेट में भी कहीं ना कहीं 5% के हिसाब से कमी दर्ज की जाएगी। आम आदमी की जेब पर इसके ऊपर सीधे तौर पर प्रभाव देखा जाएगा, यानी चीज़ें कम होने से उसका भार जो है वो आम आदमी पर कम होगा। इसके साथ में तमाम खाने की चीज़ों पर भी असर दिखेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से जो घोषणा की थी वो अब धीरे धीरे सत्य होने लगा है और साफ तौर पे लोगों का इसका फायदा पहुंचने लगा है। जीएसटी की वो दरें यानी 28% और 12% को हटाने के बाद 5% और 18% ही रह गया है। लेकिन लग्जरी कारों के दाम में कितना इसका फर्क पड़ा है? क्या कीमतें घटी हैं या कीमतें बढ़ी हैं? इस बात को लेकर के लगातार कंफ्यूजन है। छोटी कारें तो जाहिर तौर पर कीमतें उनकी कम हुई हैं क्योंकि वो 28% से 18% पे आ चुकी हैं, लेकिन लग्जरी कारों के बारे में बड़ा कंफ्यूजन है। लोग सोच रहे हैं कि शायद लग्जरी कारों की कीमत बढ़ गई है, बल्कि ऐसा नहीं है। लग्जरी कारों की भी कीमत घटी है, कई हद तक तो काफी ज्यादा घटी है। अगर हम BMW, जर्मन कार कंपनी BMW की ही बात करें तो उनकी कार कंपनियों के दाम 1,60,000 से 13,60,000
13,60,000 रुपए तक कम हुए हैं। 13,60,000 रुपए। हालांकि वो लग्जरी कारें हैं, करोड़ों में इनकी कीमत होती है, लेकिन जो कीमतें कम हुई हैं वो 5% से 10% तक कम हुई हैं। 22 सितंबर से ये लागू होने जा रही है। पहले जो जीएसटी का रेट था वो करीब 45% से लेकर के 50% था, जो अब घट करके 40% हो चुका है। यानी कि पहले जो सेस लगता था उसमें 17% से लेकर 22% तक सेस लगता था, वो अब घट करके सीधे तौर पर 40% हो गया है, जिसमें कीमतें जो हैं वो अब BMW जैसी लग्जरी कंपनियों ने 1,60,000 रुपए से लेकर के 13,60,000 रुपए तक की कम की है। अलग अलग वेरिएंट पे ये कीमतें इंप्लीमेंट हुई है। उसी तरीके से अगर आप मर्सिडीज देखें या फिर ऑडी देखें या तमाम दूसरी कंपनियां हैं, उन्होंने भी अपनी कार की कीमतों को कम करने की घोषणा की है। जाहिर तौर पर लोगों के लिए, खासतौर पे कम्यूटर्स सेगमेंट से लेकर के लग्जरी कार सेगमेंट तक लोगों को इसका सीधे तौर पर बेनिफिट होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सेवारत शिक्षकों को टीईटी से राहत दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब बड़े कदम उठाने जा रही है। दरअसल विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से उच्चतम न्यायालय में रिव्यू पिटीशन डालने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर इसे लेकर के कहना है कि जो भी शिक्षक पहले से प्रदेश भर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनका ये सेवाएं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। उनका अनुभव भी प्रदेश के शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। ऐसे में इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता और यही वजह है कि आने वाले दिनों में इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र रिव्यू पिटीशन भी उच्चतम न्यायालय में डाली जाएगी, जिससे कि इन शिक्षकों को राहत मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। यूपी के परिवहन विभाग ने एक ऐतिहासिक फैसला किया है। दरअसल 2017 से लेकर 2021 तक प्रदेश में जिन गाड़ियों का ई चालान काटा गया था, वो ई चालान अब स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। यानी कि अदालतों में जिन गाड़ियों को लेकर मामले लंबित थे, अब उनका स्वयं ही निस्तारण हो जाएगा। देखा जाए तो परिवहन विभाग के इस फैसले से प्रदेश के लाखों जो गाड़ी मालिक हैं, उनको सीधे तौर पर राहत मिलने वाली है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो 2017 से लेकर 2021 तक प्रदेश में तकरीबन 30 लाख से ज्यादा जो गाड़ियां थीं, उनके ई चालान काटे गए थे, जिसमें से 17 लाख गाड़ियों के जो ई चालान थे उनका निस्तारण पहले ही हो गया था। 12 लाख से ज्यादा गाड़ियों के ई चालान अभी तक लंबित थे, लेकिन नए कानून की वजह से अब इनका निस्तारण स्वतः ही हो जाएगा और इसके बाद 1 महीने के अंदर इन सभी गाड़ियों की जो पूरी स्थिति होगी वो परिवहन विभाग के पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी और कोई भी गाड़ी मालिक जिसका ई चालान हुआ था और जिसके मामले का निस्तारण अभी तक नहीं हो पाया था, वो उस पोर्टल पर जाकर अपनी गाड़ी की स्थिति स्वयं देख सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगल दूसर चौराहे पर बीती रात तस्करों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से आक्रोशित तमाम गांव के ग्रामीण गोरखपुर पिपराइच मार्ग पर जंगल दूसर के पास आकर सुबह तड़के से ही जाम लगा दिया था। बीती रात नीट का एग्जाम देने वाले नीट का वो अभ्यर्थी दीपक गुप्ता जब पशु तस्करों को विरोध कर रहा था, उसी समय उसको पशु तस्करों ने गाड़ी में बैठा लिया और उसे लगभग 3 किलोमीटर ले जाकर मुंह में गोली मार दी। इस घटना से आक्रोशित जंगल दूसर और आसपास के ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। फिर क्या, गोरखपुर पुलिस के हाथ पांव फूल गए और गोरखपुर के लगभग डीसीओ थाने की फोर्स यहां जंगल दूसर में पहुंच गई। साथ ही साथ जिले के आला अधिकारी भी यहां देखे गए और इन्होंने काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों को समझा बुझा करके यहां का रास्ता खुलवाया है। फिलहाल एसएसपी राजकरण नैयर ने बताया कि इस मामले में 5 टीमों का गठन किया गया है और पशु तस्कर जल्द ही पुलिस के गिरफ्त में होंगे। जेवी सिंह, न्यूज स्टेट, गोरखपुर। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत की है। आज यानी कि 16 सितंबर से इसकी यात्रा की शुरुआत हुई है। इस यात्रा में क्या पहला चरण जो है वो जहानाबाद से शुरू हुआ है, वहीं इसका समापन जो है वो 20
सितंबर को होना है। अलग अलग चरणों में जो ये यात्रा है वो की जाएगी और पहले चरण की यात्रा जो है वो 16 से लेकर 20 तक होने वाली है, जिसमें खुद तेजस्वी यादव और उनके पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो एकजुट हुए हैं। और जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा बिहार में निकाली गई थी SIR के मुद्दे को लेकर, अब बिहार के बदलाव के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकले। नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी को हटाने के लिए, किसान मजदूर के सम्मान के लिए, माओं के बहनों की सुरक्षा के लिए आज बिहार में कारखाने, इंडस्ट्री लगे। इस संकल्प के साथ आज हम लोग जो है इस यात्रा में निकल रहे हैं और जहानाबाद में पहला जो कार्यक्रम जो है वो होगा, उसके बाद नालंदा जिला में आज का कार्यक्रम है। तो बहुत लोगों की आस थी कि जो बाकी के जो जिले छुटे हुए हैं वहाँ जो है हम लोगों के साथ संपर्क कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ स्टेट यूपी यूके। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब कांग्रेस जो है वो चुनाव कमेटी का गठन कर चुकी है। करीब 39 लोगों की जो ये टीम है उसे बनाई गई है, जिसमें खुद प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और साथ ही साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता और तमाम जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो शामिल हैं, क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव में महज कुछ दिनों का वक्त और जो है वो खासतौर पर बचा हुआ है। इसको लेकर कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से तैयार है और ऐसे में अब चुनाव समिति का गठन जो है वो कर दिया गया है। 39 लोगों की ये कमेटी है, जिसमें खुद प्रदेश अध्यक्ष, साथ ही साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और कोषाध्यक्ष जो हैं वो शामिल हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ स्टेट यूपी यूके। कुंडा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का अपनी पत्नी भानवी सिंह से विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस मामले में अब भानवी सिंह ने राजा भैया के खिलाफ सनसनीखेज आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। भानवी सिंह ने पीएमओ में 3 जून 2025 को खुद पेश होकर राजा भैया के खिलाफ शिकायत की है। भानवी सिंह का आरोप है कि उनके पति के पास अवैध, प्रतिबंधित और सामूहिक विनाश यानी मास डिस्ट्रक्शन वाले विदेशी हथियारों का जखीरा है। भानवी सिंह की शिकायत पर पीएमओ ने मामले को गृह मंत्रालय को सौंप दिया है। भानवी सिंह ने आरोप लगाया कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। शिकायत में उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया है कि एक बार राजा भैया ने कमरे के अंदर गोली चलाई थी, जिसमें उनकी छोटी बेटी बाल बाल बची थी। अपने पत्र में उन्होंने ये भी लिखा है कि वो इस मामले में CBI में भी शिकायत कर चुकी हैं। प्रतापगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड था उसमें जो इंटरेस्ट लिया जाता था, जो ब्याज लिया जाता था, उसे अब पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो 5 साल की अवधि थी, यानी कि 5 साल के अंदर उस लोन को चुकता करना था, उसे बढ़ाकर अब 7 साल कर दिया गया है। तो चुनाव से पहले अब युवाओं के लिए और ख़ास तौर पर छात्रों के लिए जो पढ़ाई के लिए क्रेडिट कार्ड लोन लेते थे, स्टूडेंट लोन लेते थे, उसको अब राज्य सरकार ने पूरी तरीके से कह सकते हैं कि ब्याज मुक्त कर दिया है। और उसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ स्टेट यूपी यूके। लखनऊ के कैसरबाग इलाके में एक दर्दनाक हादसा, 5 लोग जख्मी हुए और 1 की मृत्यु। लखनऊ के कैसरबाग इलाके की मछली मंडी में एक पुराना पीपल का पेड़ गिरने की वजह से ये हादसा हुआ। इस हादसे में एक मकान भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और साथ में इस मंडी में काम करने वाले मजदूरों में 5 मजदूर जख्मी हो गए, जिसमें से एक व्यक्ति की दर्दनाक मृत्यु हो गई। इस मौके पर शहर के जितने भी आला अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हो या कमिश्नर हो, सभी लोगों की उपस्थिति फिलहाल यहाँ पर है। मौके पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी आए और उन्होंने बोला कि इस बचाव कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा और साथ ही साथ लखनऊ में पुराने जितने भी पेड़ हैं उन पेड़ों के बारे में दिशा निर्देश दे दिया गया है कि जल्द से जल्द उनको काट करके हटाया जाए ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो पाए। बहुत ही दुखद हादसा है
अचानक एक पुराना पेड़ जो था पीपल का वृक्ष अचानक गिर गया है और इसमें जो भी हताहत हैं, घायल हैं, उनको हम तत्काल हॉस्पिटल भेज रहे हैं। सभी चिकित्सकों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। एम्बुलेंसेज मौके पर हैं, अभी निकाल करके सबको हम हॉस्पिटल भेज रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हुसैन के साथ रणवीर सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। मध्य प्रदेश के इंदौर में सोमवार देर शाम को एक भीषण सड़क हादसा सामने आया था, जिसमें एक ट्रक द्वारा कई लोगों की जान ले ली। इसके साथ साथ कई लोगों को घायल भी कर दिया। मौत का आंकड़ा अब तक 3 पहुंच चुका है, वहीं घायलों की संख्या 10 से अधिक है। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री स्वयं मंगलवार को इंदौर पहुंचे और उन्होंने स्पष्ट कार्रवाई का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने पहले घायलों से मुलाकात की और उसके बाद मृतकों के परिजनों से भी मिले। उसके तुरंत बाद अधिकारियों के साथ कलेक्टर कार्यालय में मीटिंग की और उसके बाद आके मीडिया से बात की। इस पूरे मामले में ट्रैफिक डीसीपी अरविंद तिवारी को हटा दिया गया, जिनका भोपाल ट्रांसफ़र कर दिया गया। वहीं इसके साथ साथ कई अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई की। इसके साथ साथ जिस जवान ने मदद की थी इस पूरे मामले में, उसको इनाम देने की बात भी कही और निजी तौर पर 2 युवकों द्वारा चलती जो आग लगी थी ट्रक में और बाइक के साथ फंसे युवक को निकालने को लेकर भी इनाम देने की घोषणा की है। इस पूरे मामले में जब से ये हादसा सामने आया है, पूरे देश भर में हल्ला मच चुका है। इस पूरे मामले में जहां मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की है, वहीं जबलपुर हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वयं संज्ञान लिया है और 23 सितंबर को इंदौर पुलिस कमिश्नर को हाजिर होने का आदेश दिया है। सचिन बेहरानी, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश में बरसात का सितम थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश में बारिश ने फिर से कहर बरपाया है। मंडी में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, जहां पर धर्मपुर में बाढ़ जैसे हालात बन गए और धर्मपुर का बस अड्डा और बाजार पानी से पूरी तरह भर गया। मलबे की चपेट में जहां 10 बसें आ गई, वहीं पर बाजार भी आ गया और कई लोग इस मलबे में दफन हो गए, जिनको रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह मंडी के ही निहरी में लैंडस्लाइड की चपेट में एक मकान आ गया, उसमें 5 लोग दब गए, 2 लोगों को निकाल लिया गया है, जबकि 3 की मौत हो चुकी है। शिमला की बात करें तो शिमला में भी जमकर मेघ बरसे, उसके बाद जगह जगह लैंडस्लाइड हुए हैं। दर्जन गाड़ियां जो है मलबे की चपेट में आ गई हैं। लंबा जाम शिमला में लग गया। फिलहाल जो है राहत बचाव कार्य जारी है। शिमला की अधिकतर सड़कें खुल गई हैं। इस मॉनसून की बात करें तो अभी तक जो है 409 लोगों की मौत हो चुकी है और 4500 करोड़ का नुकसान हिमाचल प्रदेश को हो चुका है। अब यही दुआ लोग कर रहे हैं कि ये बारिशें थम जाए ताकि वो राहत की सांस ले सकें। धर्मपुर में बादल फटने के बाद किस तरह से तबाही का मंजर जो कि वो देखने को मिला, वो तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं ग्राउंड ज़ीरो से कि किस तरह से जो कि है यहाँ पर मलबा लैंडस्लाइड्स के ज़रिए आता हुआ नज़र आया। सबसे पहले आप देख सकते हैं जेसीबी जो कि पूरी तरह से मलबे में धंस चुकी है, क्योंकि कल देर रात जब बादल फटा तो उसके बाद मलबा जो कि है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहाड़ों से आया, काफ़ी ज़्यादा पानी जो कि है वो पहाड़ों से आया, जिसकी वजह से ये मलबा यहाँ पर पहाड़ों से आकर सब कुछ तहस नहस करता नज़र आया। एक तरफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये जेसीबी जो कि है, जो कि एक विशालकाय मशीन है, वो पूरी तरह से मलबे में धंस चुकी है। और दूसरी तरफ क्योंकि मलबा जो कि है वो काफ़ी ज़्यादा था, जिसके चलते आप देख सकते हैं ये एम्बुलेंस भी जो कि है वो पूरी तरह से इस मलबे में धंस चुकी है। ये खौफनाक मंजर धर्मपुर में क्योंकि जब बादल फटा था उसके चलते काफ़ी नुकसान जो किया वो होता हुआ नज़र आया, जिसके वजह से यहाँ पर हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो कि है सब तबाह हो गया। पानी का बहाव बहुत तेज़ था। जिस तरह से बारिश यहाँ पर लगातार 2 दिनों से हो रही थी, उसकी वजह से लैंडस्लाइड जो की है वो हर जगह पर देखने को मिली यहाँ पहाड़ों में, धर्मपुर में। और
इन लैंडस्लाइड्स की वजह से घर, एम्बुलेंस, जेसीबी तमाम चीज़ें जो की हैं वो मलबे में धंसती हुई नज़र आई। और इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो खौफनाक मंजर कैसा था जब ये बादल फटा और उसके बाद जब लैंडस्लाइड जो की होनी शुरू हुई, क्योंकि पहाड़ों से जो मलबा आया वो इस वक्त हर जगह देखने को मिल रहा है। ना यहाँ पर सड़क देखने को मिल रही है, ना ही यहाँ हॉस्पिटल बचे हैं। तमाम बस स्टैंड जो की है वो ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि मलबा जो की है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पहाड़ों से नीचे आता हुआ नजर आया। छत्तीसगढ़ में एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। इस हड़ताल में कई तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं। एक बार 16,000 से ज़्यादा एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारी अपने पदाधिकारियों पर हुई कार्रवाई से नाराज़ होकर सामूहिक इस्तीफा दे चुके हैं। इसके बाद भी हड़ताल पर अब तक कोई भी फैसला सरकार नहीं कर पाई है। ऐसे में एक बार फिर से सरकार की तरफ से एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि अगर 16 तारीख तक काम पर नहीं लौटे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और इसके अलावा अन्य भर्तियां भी की जाएंगी। मतलब नए सिरे से भर्ती करने की बात कही गई है। अभी एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारियों के संगठन की तरफ से कहा गया है कि सरकार ने मांगे मानने का आश्वासन दिया है और सहमति जताई है, लेकिन लिखित तौर पर कोई भी आदेश जारी नहीं किया है। मतलब साफ है कि हड़ताल से प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बुरी तरीके से प्रभावित हो रही हैं और सरकार और स्वास्थ्य कर्मचारियों की लड़ाई लगातार जारी है। हल नहीं निकल पाया है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। झारखंड के पलामू जिले में जोरकट के इस इलाके में पिछले महीने एक हथनी की चोरी होने की सूचना प्राप्त हुई है। हथनी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के रहने वाली है। मिर्ज़ापुर के रहने वाले नरेंद्र शुक्ला ने भोजन के तलाश में अपने हथनी को लेकर पलामू के इलाके में 2 महावत के साथ लेकर आए थे। पिछले महीने 11 अगस्त को इसी इलाके में हथनी को 2 महावत के सहारे छोड़कर वह यहाँ से निकले थे। 13 तारीख को जैसे ही उन्होंने हथनी का दोबारा खोज खबर लेना शुरू किया, हथनी के साथ 2 महावत भी गायब मिले। पिछले 1 महीने से हथनी के लगातार खोजबीन करने के बाद भी जब कुछ पता नहीं चला, तब पलामू जिले के सदर थाना में 12 सितंबर को नरेंद्र शुक्ला ने एफआईआर दर्ज किया है। इस इलाके में हथनी को लेकर चर्चा इस बात को लेकर के है कि हथनी का कीमत 1 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। पुलिस और वन विभाग के अधिकारी हथनी को अब तक खोज खबर नहीं कर पाए हैं। माना जा रहा है कि हथनी में एक चिप लगाया गया है, जिस चिप के सहारे पुलिस और वन विभाग की टीम हथनी को खोज रहे हैं।